नमस्कार, मैं स्वर भूमिश्वर रोहित शर्मा। राजनीतिक माहौल बहुत ही ज़्यादा गर्माहट भरा है। जिस तरह से चुनाव आयोग ने नया-नया चीज़ लागू किया है, वह अपने आप में लोगों को हतप्रभ कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से धांधलियाँ की गई, फर्जी वोटर खड़े किए गए और फर्जी वोटर खड़ा करके चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुँचाया गया। इससे आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पर कि वह बीजेपी के पीठ पर खेल रही है, बी टीम की तरह काम कर रही है। जो भी है, अब बिहार में चुनाव होना है और बिहार में चुनाव की जो लगभग घोषणा होने जा रही है, इस समय स्थिति ये हो गई है कि चुनाव आयोग बाकायदा एक नया फरमान लेकर आ गया। कुछ लोगों का आरोप है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है, उस कारण जो है चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ गई है। इससे बचने के लिए चुनाव आयोग ने बिहार में यह पुनरीक्षण कार्यक्रम का एक नया चीज़ शुरू कर दिया है और नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का जो कार्यक्रम है वो किया गया। चुनाव आयोग से मिलने गए लोगों का आरोप है कि 20% जो मतदाता हैं बिहार के, जो बाहर में काम करने गए हैं रोजगार के सिलसिले में, उनकी जो है वो खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि यहाँ पर जो परमानेंट रेसिडेंसी है उन्हीं का बनेगा मतदाता सूची। बहरहाल जो भी स्थिति है वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आज से 57 साल पहले भारत के एक जाने-माने राजनेता चारू मजूमदार ने चुनाव बहिष्कार का नारा दिया था। वह आज ये सवाल फिज़ा में गूंज रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग कर रहा है, क्या चुनाव चारू मजूमदार का जो नारा था चुनाव बहिष्कार करना, क्या समीचीन है? मेरे साथ हैं सीपीआई-एमएल के केंद्रीय कमेटी सदस्य नंद किशोर सिंह। ये बिहार प्रभारी हैं और सीसीएम हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है और चीज़ों को वो किस तरह देख पा रहे हैं। नंद किशोर जी, बहुत-बहुत स्वागत समरभूमि में है आपका। धन्यवाद। आप बताएं कि जिस तरह से आज चुनाव चल रहा है, हमने भी पहली बार चुनाव आयोग का नाम सुना था टीएन शेषन के साथ। आज ऐसा क्या हो गया है कि चुनाव आयोग लगातार संदेह के घेरे में आ गई है और बिल्कुल पूरी तरीके से बीजेपी के पीछ पे खेलती आ रही है, नजर नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? आपने सही फरमाया कि चुनाव आयोग का जो अधिकार है निष्पक्ष चुनाव कराने का, तो सबसे पहले 1994-95 के ज़माने में जब टीएन शेषन चुनाव आयोग के अध्यक्ष थे, तो वह समझ में आया और बिहार में 1995 में उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराकर दिखलाया, कई और प्रांतों में भी दिखलाया। और अभी चुनाव आयोग जो पिछले 11 साल से केंद्र में जो भाजपा गठबंधन की सरकार है, इसमें सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, और सारे जो बुर्जुआ इंस्टीट्यूशन हैं, जो व्यवस्था चल रही है बड़े पूंजीपतियों और बड़े भूस्वामियों के हितों की रक्षा में, तो इस शोषक व्यवस्था में जो दूसरे जो बुर्जुआ इंस्टीट्यूशन खड़े किए गए, एक एक करके सब पर भीतर से कब्जा कर लेने की जुगत नरेंद्र मोदी की सरकार ने भिड़ाई है और चुनाव आयोग आज की तारीख में उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव की तो हमें उम्मीद ही नहीं है। पहले भी जो चुनाव हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर नौकरशाही द्वारा चुनाव आयोग का भी पूरा पक्षपातपूर्ण रवैया रहा और पुलिस और नौकरशाही का भी सरकार ने बेजा इस्तेमाल किया और चुनाव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इसलिए उस चुनाव को भी, वो पिछला लोकसभा चुनाव हो या उसके पहले बहुत सारी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, वो निष्पक्ष चुनाव हुआ है, तो यह हम नहीं मानते। यहाँ तक कि जो अभी ईवीएम मशीन से जो चुनाव होता है, उसके बारे में भी कई तरह की बातें आ रही हैं
वो किस तक हद तक अफवाह हैं, किस हद तक सच हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और बुर्जुआ जनतंत्र में एक तो जो जनतंत्र करके लोग कहते हैं, हम लोग का मानना है कि सिर्फ जनतंत्र कहने से आज की जो व्यवस्था है उसका चित्रण नहीं होता है। जैसे राजतंत्र के जमाने में राजा हुए, सामंत हुए, उनका जो अ, दरबार है उसके लोग महत्वपूर्ण होते थे और राजा को न्यायपालिका वाला फैसला करने वाला भी अधिकार था। तो लोकतंत्र जिसको कहा जाता है वो पूंजीवादी लोकतंत्र है। व्यवस्था के रूप में जो पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसका वर्चस्व हर जगह जो पूंजी के मालिक हैं उनका चलता है। कोर्ट कचहरी को भी वो अपने ढंग से नियंत्रित करते हैं। तो इस पूंजीवादी जनतंत्र में जो सीमित जनतांत्रिक अधिकार है, नागरिक स्वतंत्रता है और जनता को कुछ अधिकार मिले हुए संविधान प्रदत्त बहुत सारे अधिकार है, उस अधिकार पर भी हमला हो रहा है। उस अधिकार पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार, आरएसएस के इशारे पर चलने वाली जो भाजपा गठबंधन की सरकार है, वहां भी लगातार इंक्रोचमेंट कर रही। और अभी बिहार में हाल में जो उन्होंने वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का किया है, ये सरासर एक अन्यायपूर्ण और गैर जनतांत्रिक स्टेप है सरकार का। और इससे निश्चित तौर पर जितना वो मांग रहे हैं, एक तो है कि बाजाप्ता कई प्रक्रिया से गुजर करके आपने वोटर लिस्ट को फाइनल कर लिया है। आपको अक्टूबर से चुनाव में जाना है और जुलाई महीने में है, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना पहले आप वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे, ये सुनने में ही अजूबा लगता है। लगता है कि कहीं कोई बेईमानी, कहीं कोई बदमाशी ये छिपी हुई है। इसलिए हमारी पार्टी तो इसका विरोध करती ही है। और जहां तक और भी अखबारों के माध्यम से और दूसरे स्रोतों से हमें जानकारी है, अधिकांश जो वामपंथी संगठन है, लगभग सभी वामपंथी संगठन जो अभी जो दिल्ली में चुनाव आयोग से लोग मिले, तो उसमें कांग्रेस और उसके साथ जुड़े हुए जो संगठन है, महागठबंधन जो बिहार में है उसके साथ जुड़े हुए, वो कांग्रेस हो, राजद हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल लिबरेशन हो, वो सब लोगों का 18 लोगों का डेलीगेशन मिला था। और उन्होंने जिस ढंग से बिहार में वोटर पुनरीक्षण का किया है, तो सब लोगों को सीरियस डाउट कि आपका इरादा कुछ गड़बड़ है। बिहार में कुल जनसंख्या 13 करोड़ है, करीब 13 करोड़ लोग हैं, जिसमें 8 करोड़ के करीब लोग मतदाता हैं। 3 करोड़ लोग 2003 के पहले से ही करीब 3 करोड़ है। 5 करोड़ 2003 और 2025 इन 22 वर्षों में लोग मतदाता बने। आप कह रहे हैं कि वो लोग जो 2003 के बाद मतदाता बने हैं, वो उनका जन्म का प्रमाण पत्र दें, उनके माता पिता का जन्म का प्रमाण दें, ये हमको लगता है कि बेमानी है। ये परोक्ष रूप से जो एनआरसी वगैरह में जो इन्होंने किया है उसी को यह दोहरा रहे हैं। और वोटर लिस्ट में नाम के पीछे सिर्फ यह बात है कि एक तो है कि जो भारत में रहता है, स्वाभाविक जिसके माता पिता भारत के हैं, भारतीय हैं, और जिसका जन्म यहां हुआ है, तो जन्मजात उसको नागरिकता है, अलग से उसको प्रमाण पत्र देने की बात नहीं है। अगर दूसरे देश से कोई आए, कोई जब पाकिस्तान था 47 में जो बंटवारा हुआ, तो उस समय भी 51 तक जो लोग आए उनको मान लिया गया। 51 तक जो लोग आए, 51 के बाद जो आए पूर्वी पाकिस्तान से या पश्चिमी पाकिस्तान से, तो एक कानूनी प्रक्रिया से गुजर के उनको सर्टिफिकेट मिला। हम कई लोगों को जानते हैं। ये सीपीआईएमएल के हम लोग पीसीसी सीपीआईएमएल के जमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, कॉमरेड भास्कर नंदी। तो
उनका परिवार तो ढाका में रहता था और वो बाद में आए इंडिया 1951 के बाद, तो बजाबता इंडिया का उनको सर्टिफिकेट है। भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी भी तो पाकिस्तान से आए थे ना। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म सिंध में हुआ है, कराची जिसकी राजधानी थी। तो निश्चित तौर पर अभी जो पाकिस्तान है, उस समय तो यूनाइटेड इंडिया था। और जब पाकिस्तान का बंटवारा लगभग निश्चित हो गया 46 में कि अब बंटवारा हो के रहेगा और अंग्रेज बंटवारा करवा के मानेंगे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लोग अंततः स्वीकार करने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। मुस्लिम लीग तो चाहती ही थी, और कांग्रेस के सामने भी जो अभी आपने कम्युनिस्ट का नेता का उदाहरण दिया था, मैंने बीजेपी नेता का उदाहरण दिया आपको। हाँ, तो वो वहां से आए थे, लेकिन वो 46-47 में ही आ गए थे, और इसलिए उनका जो परिवार आया तो 51 तक जो लोग आ गए थे तो उनको मान लिया गया था। अच्छा इसलिए अच्छा नंदकिशोर जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि अक्सर जो आम लोगों में एक धारणा बनाई गई है या बनी है कि कोगु नृप हो हमें क्या हानि, कोई भी एमएलए एमपी बने हमें क्या मतलब है, हमको तो वही रोजी रोटी खान करना है, काम करना है। आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से छूट जाएगा, जैसा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 20% जो बिहार से बाहर रहते हैं, कमाने खाने गए हैं या फिर आते हैं 6 महीना में, साल भर में आते हैं घर, उसका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। मुझे आप ये बताइए कि जिसका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, उनके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो होगा कि वो वोट देने से वंचित रह जाएंगे। मतदाता सूची नाम कट जाने से वो संपत्ति से वंचित हो जाएंगे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसके बारे में माने गलतफहमी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे देखिए, एक नियम है और सही नियम है कि वोटर लिस्ट में आपका एक ही जगह नाम रहना चाहिए। अब जैसे मैं पटना में रहता हूँ, पहले मैं अभी तो राजवंशी नगर में हूँ, मैं नाला रोड में रहता था 36 साल तक वहां रहे। मेरा वोटर लिस्ट में वहां नाम, मेरा गांव पटना जिला में ही नौबतपुर के नजदीक एक गांव में, शुरुआत में वहां वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन जब पटना नाम हुआ तो हमने वहां का नाम कटवा दिया। कई लोग जानबूझकर एक ही साथ 3-3 जगह वोटर लिस्ट में, पटना में एक जगह शुरुआत में जहां रहते थे, मान लिया कि कदम कुआं में रहते थे, तो वहां भी 5 साल पहले पुनाई चक में चले आए, तो वो बिना कटवाए हुए पुनाई चक में भी, और भोजपुर के उनको एकवारी गांव में वोटर लिस्ट में नाम है तो वहां का भी नहीं कटवाए। ये तो सही नहीं है। तो लेकिन सामान्य प्रक्रिया से गुजर के आजकल टेक्निक का इतना विकास हो गया है कि वो नाम छांटा जा सकता है, और वो छांटा जाना चाहिए। कानून तो इतना कड़ा है कि अगर आप कहीं चुनाव में खड़ा हुए और चुनाव जीत जाएंगे और पता चलेगा कि 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपका वो विधायकी, वो जो सांसदी, वो मुखिया पद, वो सरपंच पद खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने बताया कि 2-2 3-3 जगह नाम है, ठीक है? अभी जो भारत सरकार ने खास करके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने जो पहले की जो आधार कार्ड का विरोध करते थे और सत्ता में आने के बाद आधार कार्ड बनवाने पर जोर दे दी है। आधार कार्ड में बाकायदा आपको 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लगता है, आँख का आइरिस का फिंगरप्रिंट लगता है और आपको एक यूनिक नंबर मिलता है। तो जब यूनिक नंबर आपके पास में है, जो कि सिर्फ़ आप ही का हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता है। तो अगर आधार कार्ड को ही आधार बना करके अगर ये मतदाता सूची तैयार किया जाए फ्रेश करके अगर, तो क्या दिक्कत है? नया अगर बनाया जाएगा तो क्या गारंटी है कि 3-3 जगह नाम नहीं जुटेगा? देखिए, पहली बात तो बिहार के मामले में अभी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनको करना है तो चुनाव के बाद करें। नवंबर, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, उसके बाद करें, और इसकी गारंटी करें कि वोटर लिस्ट में एक ही जगह नाम रहे।
और जिसका आधार कार्ड है, जब यहीं रह रहा है, उसका प्रमाण है, आधार कार्ड है या पहले से उसका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो रहेगा। जो 18 साल की आयु पूरा कर लेगा तो उसका नाम जुड़ेगा वोटर लिस्ट में। तो इसको जिस ढंग से उन्होंने किया है और पूरे लोगों को परेशान करने वाला जो माहौल बनाया है, वो हम समझते हैं कि जन विरोधी है। और वो उनका जो तानाशाही पूर्ण रवैया है कि किसी ढंग से 1.5-2 करोड़ लोगों का नाम वो छांट दे। छटेंगे कौन? छटेंगे वो जो जीविका के लिए उनको कलकत्ता हो, गुवाहाटी हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, बंबई हो, बंगलोर जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ता है। और ये जो मजदूर जो वहां जाते हैं, असंगठित मजदूर, वो इतना आसान नहीं है कि उनका वहां वोटर लिस्ट में, अमूमन उनका वोटर लिस्ट में वहां नाम नहीं रहता है। वोटर लिस्ट में नाम उनका गांव में रहता है। इसलिए जब चुनाव होता है तो उस चुनाव के समय वो 15 दिन पहले, 7 दिन पहले वो गांव लौट आते हैं और वोट देते हैं। वैसे लोग जो जीविका की तलाश में दूसरे जगह गए हैं और जिनका यह भी क्षमता नहीं है कि वो जो ज्यादा जो पढ़े लिखे और वेल प्लेस्ड जो हैं नौकरी में, उन लोगों की तरह वो पोस्टल बैलेट पेपर से वोट देते, तो वह स्थिति नहीं है, तो वंचित हो जाएंगे और इससे चुनाव प्रभावित होगा और ये भाजपा जदयू के फेवर में प्रभावित होगा। अच्छा, कांग्रेस का नेता से मेरी बात हो रही थी, उनका आरोप था कि चूंकि हमारा वोटर मतलब जो इंडिया गठबंधन के तहत काम कर रहे हैं, आरजेडी हो, अब कांग्रेस हो या अन्य जो पार्टियां हैं या एमएल के वामपंथी लोग हैं, इनका बेसिक आधार जो होता है यही झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग जो होते हैं, गरीब गुरबा यही लोग होते हैं। इन लोगों का नाम अगर कट जाता है वोटर लिस्ट से, तो चुनाव में जो वोटिंग होगा स्वाभाविक तौर पर वो बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा। आरजेडी या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका नाम उनको वोट कम मिलेगा। क्या ये आशंका सही है, लग रहा है आपको? हाँ, इस आशंका में दम है। जो कांग्रेस के लोगों का या आरजेडी के लोगों का या वामपंथी पार्टियों का जो चुनाव में उनके साथ भाग ले रही हैं, उनकी जो ये आशंका है, वो आशंका में दम है। और सबसे पहले तो बात है कि भाई, और तो जो जनता के अधिकार हैं एक एक करके आप छीन रहे हैं। ये वोट देने का जो अधिकार है, और वोट देने से सरकारें तो बनती हैं, तो जनतंत्र में, बुर्जुआ जनतंत्र में, पूंजीवादी जनतंत्र में जनता के पास जो यह हथियार है, उसको भी आप दूसरे तरीके से छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए इस कुप्रयास के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, वो चुनाव आयोग से मिलके उठा रहे हैं, वो बयान दे के उठा रहे हैं, वो पर्चा जारी करके उठा रहे हैं, वो सड़कों पर उतर के उठा रहे हैं। हम उसके उनके साथ एकजुटता में, और अ, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें वामपंथी जो पार्टियां हैं उनके अधिकांश के किसान संगठन उसमें शामिल हैं, दूसरे लोग भी उसमें शामिल हैं, उस मंच से भी विरोध किया जाएगा। ये 9 जुलाई वाला जो आम हड़ताल है, इसकी सफलता के बाद 11 को पटना में बैठक होगी, 11 जुलाई को, और उसमें निर्णय लिया जाएगा, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। आपने नाम लिया संयुक्त किसान मोर्चा का। मैंने कल एक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि मतदाता की सूची बन रहा है जो बिहार में चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? उन्होंने सीधे सीधे कट कहा कि जिसको मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, जिसको लड़ना है वो जाने, हमको क्या मतलब है, हम इसको भटका नहीं देंगे। क्या सोचते हैं आप? प्रतिक्रिया न देना उनका जनतांत्रिक अधिकार है,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय जो पूंजीवादी संविधान है उसके तहत हमें मिली हुई है। नहीं, मैंने और कहा चुनाव 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 भी संघर्ष का एक रूप है। और हम लोग जो मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, स्टालिन और माओ को विश्व सर्वहारा वर्ग का महान शिक्षक मानते हैं, उनको नेता मानते हैं, और उनके सिद्धांतों को जो लोग मानते हैं, जो लोग भी मानते हैं, वो सीधे सीधे बिना परिस्थिति का आकलन किए हुए चुनाव बहिष्कार की अगर बात करेंगे तो मेरी समझ से वो गलत है, वो सही नहीं। नहीं, वो चुनाव बहिष्कार का बात नहीं किए, वो बस सीधे बोले हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई बात करने देंगे। हम लोगों को इसलिए मतलब है कि हमारा परिचय, जैसे हम वहाँ अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान सभा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं संयुक्त किसान मोर्चा में, वो हमारा किसान संगठन है, उसके प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा में भाग लेते हैं, लेकिन हमारा एकमात्र परिचय वो नहीं। हमारा परिचय है कि हम सीपीआईएमएल से जुड़े हुए हैं, और सीपीआईएमएल एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक क्रांतिकारी राजनीतिक पार्टी है, एक मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी है। और मार्क्सवाद लेनिनवाद हमें सिखाता है कि ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण मार्क्सवाद की जीती जागती आत्मा है। और भारतवर्ष में हम संघर्ष के तमाम रूपों के इस्तेमाल करने में विश्वास करते हैं, और अभी की जो परिस्थिति, अभी की जो ठोस परिस्थिति है, उसमें जुलूस निकालना हो, प्रदर्शन करना हो, धरना देना हो, घेराव करना हो, उसके बाद चुनाव में भाग लेना हो, या इससे और जुझारू संघर्ष के रूप को अख्तियार करना हो, क्रांतिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, वर्ग संघर्ष को तेज करने के लिए, मजदूरों किसानों को संगठित करने के लिए, मेहनतकश आवाम को संगठित करने के लिए, छात्रों नौजवानों को संगठित करने के लिए, महिलाओं को संगठित करने के लिए, शोषित उत्पीड़ित जमातों को संगठित करने के लिए, दबे कुचले समुदायों को संगठित और गोलबंद करने के लिए हम संघर्ष के तमाम रूपों के इस्तेमाल करने में विश्वास करते हैं। चुनाव जो है, चुनाव को इग्नोर करना आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में नादानी है। पिछले 2009 के बाद जो 14 में चुनाव हुआ, 14 में भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, भाजपा का अकेले बहुमत था, लेकिन गठबंधन की सरकार कही जाती थी। उसके बाद 19 में चुनाव हुआ, अकेले उनको बहुमत आ गया, और इस बार उनका बहुमत घट गया। वो 350 की कल्पना कर रहे थे और उनको 240 सीट आया। और जो दूसरे उनके राजग गठबंधन में जो हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, वो बिहार के, मुख्य रूप से बिहार के जो नीतीश कुमार की पार्टी है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश की, इन लोगों के समर्थन से, कुछ और क्षेत्रीय दलों के समर्थन से वो केंद्र की सत्ता में। वो 400 पार की बात बोल रहे थे, भाजपा जो है 400 पार का नारा दे रहा था, 240 पर 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 400 पार का नारा दे रहे थे सब मिला करके, लेकिन सब मिला के उनको 292-93 है, और सरकार बनाने के लिए उनको 273 ही चाहिए या 272 चाहिए। तो उससे तो वो आंकड़ा पूरा कर लिया, सरकार बन गई। लेकिन वो सरकार पहले जिस ढंग से निरंकुश होकर वो कर रहे थे, उसमें थोड़ा तो विराम लगा, थोड़ा अंकुश लगा। कहेगा कि कुछ नहीं अंकुश लगा, हम नहीं मानते। और अपोजिशन की आवाज में भी दमखम पैदा हुआ है। पहले तो कांग्रेस को, उनको तो विरोधी पार्टी की मान्यता भी नहीं थी, 40-45 या 55 सीट था, अभी उनको विरोधी पार्टी की मान्यता भी देनी पड़ी। और जो राहुल गांधी हैं, वो जो सबसे बड़ा जो अपोजिशन की पार्टी है उसके नेता हैं, और देखते हैं कि लोकसभा में माने मुखर होकर वो बोलते हैं, हर चीज पर ये करते हैं, दबाने की कोशिश वो करते हैं, का बहुमत है लेकिन दबा नहीं पाते हैं। दूसरे लोग, हम तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को देखे हैं पार्लियामेंट में बोलते हुए, और बिना डरे हुए बोलते हुए। हमने तो राज्यसभा में देखा है
जो मनोज झा हैं वो भी बोलते हैं और कई नेता बोलते हैं, खड़गे साहब भी बोलते हैं। यह स्थिति 24 के पहले नहीं थी। अगर उनको 200 सीट आता और वो 200 फ्रिंज पर रहते तो और वो कमजोर हो गए रहते। और चुनाव से हम सब लोग बोल रहे हैं कि फांसीवाद को के पीछे, फांसीवाद जब हम बोलते हैं कि फासिस्ट तानाशाही है और पूरी तरह से थोप देने की तैयारी चल रही है, और बहुत सारे जो पूंजीवादी संस्थान हैं उनको भीतर से उन्होंने कब्जा कर लिया है। और उस संस्थान में सिर्फ चुनाव आयोग नहीं है, उन्होंने मिलिट्री में अपने ढंग से घुसाया है, पुलिस में घुसाया है, वो सीबीआई में घुसाया है, सुप्रीम कोर्ट में घुसाया है। सुप्रीम कोर्ट में भी घुसाया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरा जो राज्य मशीनरी है, राज्य मशीनरी मतलब सरकार नहीं होती, तो वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, पुलिस मिलिट्री हो, उन्होंने घुसाया है। इसलिए कल अगर सरकार बदल भी गई, न्यायपालिका क्यों छोड़ देते हैं आप? न्यायपालिका में भी है उनका, न्यायपालिका में भी नीचे से ऊपर तक है। लोया का सपना आते रहता है जजों को। फिर एक हाँ, जज तो बोले थे हम भाई, आरएसएस का परम भक्त हैं। जज वगैरह लोया कांड ही नहीं है जो उनको संदेह के घेरे में डालता है। उसमें अ, जो पांड्या का है, होम मिनिस्टर थे, उनकी हत्या हुई। ये वहाँ के बड़े आईपीएस अधिकारी हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का, वो संजीव, क्या नाम है उनका, टाइटल क्या है? संजीव भट्ट। हाँ, संजीव भट्ट। संजीव भट्ट को उन्होंने झूठे आरोप में जेल में बंद किया हुआ है। तो जो भी ये जो 16 बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने किया था बिना आरोप के, जिसमें कई पीयूसीएल के पदाधिकारी थे, सुधा भारद्वाज थी, वो राष्ट्रीय पदाधिकारी सोमा सेन थी, प्रोफेसर बने थे, हनी बाबू थे बने प्रोफेसर, जिसमें वो जो साईं बाबा थे, एक एक 84 साल के बुजुर्ग थे आपको रांची के, उनको हाँ मार ही दिया। हाँ, स्टैन स्वामी थे जिनकी संस्थानिक हत्या की गई, वरवरा राव थे। तो इन लोगों को नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया, एकदम अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया। तो वो जहां कहीं भी देखते हैं, अरे उन्होंने तो माओवादी या नक्सलवादी की बात तो छोड़ दीजिए, उनको तो खत्म करना चाहते ही हैं। उन्होंने तो डेडलाइन एक कर दिया है कि मार्च 26 तक उनको एलिमिनेट कर देंगे। अभी सीपीआई माओवादी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बसवराव, हाँ, कॉमरेड बसवराज। बासो केशव राव, हाँ, तो उनकी हत्या उन्होंने की है। उसके साथ और 27 लोग जो उनके नेता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और उनके समर्थक थे, आदिवासियों में, उनकी हत्या की है। उसके पहले भी एक बार वार्ता की बात हुई थी जब अग्निवेश जिंदा थे, अग्निवेश मध्यस्थता कर रहे थे, उसमें भी उनके एक सेंट्रल कमेटी मेंबर को उन्होंने दिल्ली से पीछा किया, चेरा कुरी आजाद, हाँ, चेरा कुरी आजाद, हाँ, चेरा कुली आजाद, उनकी हत्या की। तो सरकार, जो केंद्र सरकार, चाहे वो अ, चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के समय का है, इन लोगों का कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के प्रति, माओवादियों नक्सलवादियों के प्रति, प्रगतिशील लोगों के प्रति, लाल झंडा वालों के प्रति, यहां तक कि कंसिस्टेंट डेमोक्रेटिक पोजीशन से लगा सिविल लिबर्टी के प्रति, वो तो सिविल लिबर्टी को भी बर्दाश्त नहीं करते। और इसीलिए वो उन्होंने एक नया फ्रेज गढ़ा है, अर्बन नक्सल। और अर्बन नक्सल में वो सबको समेटते हैं। इसलिए पीयूसीएल के पहले 3 बार नेशनल प्रेसिडेंट रहे प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा, उन्होंने कहा कि आई एम ऑल्सो अर्बन नक्सल, एन अर्बन नक्सल। तो वो अर्बन नक्सल के घेरा में उन सब लोगों को लेते हैं जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, जो न्याय के पक्ष में आवाज उठाते हैं, जो मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों के पक्ष में, दबे कुचले समुदायों के पक्ष में, शोषित उत्पीड़ितों के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, दलितों, आदिवासियों के पक्ष में आवाज उठाते हैं। वो सब लोग उनकी नज़र में, उनको जेल में बंद होना चाहिए और उनको प्रताड़ना का शिकार होना चाहिए। यही आज की सरकार
की नीति है। आपने कहा कि अर्बन नक्सल, माओवादी, नक्सल, ये सब कहा। लेकिन मतदाता सूची बनने के बाद अगर उन लोगों का नाम हटा दिया जाता है, छँट जाते हैं, तो उनको घुसपैठिया कह करके उनकी हत्या आराम से हो सकती है। तो क्या लगता है कि घुसपैठिया वाला प्रकरण जो अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया था, करोड़ों घुसपैठिया देश में है, उसको कुछ अखबारों ने छापा था इस तरह से कि 100 करोड़ घुसपैठिया इस देश में है, अमित शाह के हवाले से। पता नहीं सच है झूठ है नहीं जानता मैं, लेकिन करोड़ों उन्होंने जरूर कहा है। तो क्या लगता है कि आज जिसको अरबन नक्सल नक्सल माओवादी कह करके मारा जा रहा है, कल को उन लोगों को घुसपैठिया करके हत्या की जा सकती है इस सूची बनने के बाद, नाम छाट करके? देखिए, नाम छांटने से सबको घुसपैठिया कह देंगे, यह बात नहीं है। देखिए, घुसपैठिया वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना, ये दोनों दो बात है। हाँ, काहे कि अगर वोटर लिस्ट में नाम किसी का छांट भी देंगे तो उसके पास तो जमीन का एक टुकड़ा रहेगा, आधार कार्ड उसका रहेगा, उसमें बहुतों का राशन कार्ड रहेगा। तो दूसरे दूसरे उसके पास कई कागज पत्तर रहेंगे कि सीधे आप कैसे कह देंगे कि वो घुसपैठिया है। घुसपैठिया किसको कहा जाएगा? जो पाकिस्तान या बांग्लादेश से, भारत में तो जन्म, अगर उसके माता पिता यहाँ के हैं, जन्म हुआ है, तो वो है भारत का नागरिक। जन्मजात नागरिकता का यही सिद्धांत है। बांग्लादेश से जो लोग आए, सरकार के साथ जो, दोनों सरकारों के साथ समझौता है 1951 का या 1965 का या 1971 का, यही तो नंदकिशोर जी, यही तो मूल सवाल है कि नागरिकता साबित कैसे कीजिएगा आप अगर जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं मिल पा रहा है, 87 के पहले का नहीं मिल रहा है, 3 के पहले का नहीं मिल रहा है। अभी तो स्थिति ये है कि गांव की बात करें तो वहाँ पेपर रखना लोगों को मुश्किल हो रहा है, राशन कार्ड का पेपर लोग नहीं रख पाते हैं, तो अभी आधार कार्ड का पेपर नहीं रख पाते हैं, अभी तो वो नागरिक उतना पुराना कैसे लोग रखेंगे? अभी नागरिकता की बात ही नहीं है, वो गलत तरह से कह रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए जितना जरूरी चीज है, वो अगर उनके पास कागज है कि वहां के निवासी हैं, अगर वहां का मुखिया उनको दे देता है, वार्ड पार्षद दे देता है, तो वो हैं, उनका वोटर लिस्ट में आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये नियम है इसमें? आम तौर पर चुनाव में वोटर लिस्ट बनने के लिए भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल की जिसकी उम्र हो गई है, तो वो वोटर लिस्ट में हो सकता है। जिसके माँ बाप यहाँ के हैं, तो उसको अलग से क्या साबित करना है? यही तो सवाल बोल रहा है वो चुनाव गलत आयोग की। वो गलत कर रहे हैं, इसलिए उसको कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ेगा। और वो गलत कर रहे हैं। चुनाव आयोग का टोटल माने फासिस्ट कदम है, टोटल अनडेमोक्रेटिक है, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। कैसे विरोध करेंगे आप? जुलूस प्रदर्शन करना चाहेंगे या फिर आंदोलन करना चाहेंगे या कोर्ट में जाना चाहेंगे, धरना देंगे? सब विधि अपनाएंगे। हम जुलूस भी उनके खिलाफ करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, धरना भी करेंगे, और कोर्ट में भी जाएंगे। मेरा एक सवाल रहेगा नंदकिशोर जी, आज से कुछ समय पहले अ, नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट था। उस स्टेटमेंट में था कि कम्युनिस्ट भले ही एक कोना में सिमट गया हो केरल में, वो सबसे खतरनाक टाउट है। ये नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था। ऐसा स्टेटमेंट हिटलर के बाद अगर किसी ने ताल ठोक के दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। तो क्या नरेंद्र मोदी आपको दुश्मन क्यों मान रहे हैं, खतरनाक क्यों माने कम्युनिस्टों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बतला दूं कि नरेंद्र मोदी पहला व्यक्ति नहीं है जो जिन्होंने इस प्रकार से सोचा है। नरेंद्र मोदी के जो वैचारिक पूर्वज जो हैं, आरएसएस के लोग, तो उनके हेडगवार हों, उनके सावरकर जैसे नेता हों, गोलवलकर वगैरह। गोलवरकर हों, तो इन लोगों का मानना था, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और सबसे बड़ा मंच
कांग्रेस था, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी कांग्रेस में रह के भी लड़ रहे थे, अलग से भी ट्रेड यूनियन बना के, किसान संगठन बना के, पार्टी फोरम से वो लड़ रहे थे। तो सावरकर भी शुरुआत में उन्होंने लड़ाई लड़ी, आज़ादी का जज्बा था, और बाद में जब गिरफ्तार हुए और अंडमान निकोबार द्वीप के जेल में रहे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी अंग्रेजों से, और माफ़ीनामे के बाद उनको अंग्रेजों ने छोड़ा कि इस शर्त पर कि आपको राजनीतिक गतिविधि नहीं करना है। अंग्रेज लोग उनको पेंशन भी देते थे। तो 1925 में जब आरएसएस का निर्माण हुआ, गठन हुआ, उसके बाद से कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ाई चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उसमें तो उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। अंग्रेजों से उनका मेल मिलाप रहता था, साठ-गांठ रहता था। कई बार वो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के आंदोलन के खिलाफ। उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध नहीं किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध नहीं किया, आजादी की लड़ाई का समर्थन नहीं किया। उनकी विचारधारा के अनुसार, जो हिटलर, मुसोलिनी और तोजो की विचारधारा से मिलती थी, फासिस्ट और नाजीवादी विचारधारा से मिलती थी, उनके लिए सबसे खतरनाक भारतवर्ष में मुसलमान हैं, ईसाई हैं और कम्युनिस्ट हैं। खुल्लम खुल्ला बंच ऑफ थॉट जो उनकी किताब है, उसमें उन्होंने इसकी उद्घोषणा की। नरेंद्र मोदी तो बहुत बाद की पीढ़ी के हैं, इसलिए उसके पहले आरएसएस इसी ढंग की सोच का रहा है, और आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने 1948 में 30 जनवरी को बिरला हाउस में महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, उसके पीछे उन लोगों का हाथ था। सजा हुई नाथूराम गोडसे का। नाथूराम गोडसे भी उसी विचारधारा से थे। नाथूराम गोडसे एक मोहरा था। नाथूराम गोडसे को वो पिस्टल देने से लेकर के और दूसरा जो लॉजिस्टिक होता है हत्याकांड को रचाने के लिए, उसके पीछे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे। और इसीलिए जब गांधी जी की हत्या हो गई, और पटेल जो उस समय गृह मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अलावे कि थोड़ा उनका सॉफ्ट रहता था जो हिंदुवादी जो सोच है, लेकिन कांग्रेस में थे, कांग्रेस में दोनों तरह के सोच थे। तो उनका जो पुरुषोत्तम दास टंडन का या पटेल का ये था, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सीमा रेखा में वो थे। और इसलिए जब गांधी जी की हत्या हुई, तब पटेल के गृह मंत्री रहते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया। और आरएसएस ने जब यह वादा किया बाद में, जब उनका हटाया गया उन पर प्रतिबंध, तो वादा किया कि हम सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों तक सीमित रखेंगे, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। तो ये उनका इतिहास। तो नरेंद्र मोदी तो बाद की उपज है, मैंने कुछ नया नहीं कर रहे हैं, पूर्वज पहले ही कह चुके हैं हाँ इस वो बात। कह चुके हैं। और नरेंद्र मोदी के जमाने में यह बात है कि अब वो ताल ठोक के कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पहले यही विचार अडवाणी का और अटल बिहारी वाजपेयी का था, मुरली मनोहर जोशी का भी था। वो दबे छिपे बोलते थे, खुल्लम खुल्ला बोल हाँ, दिया। ये खुल्ला खुल्ला बोलते हैं। नंदकिशोर जी, एक सवाल रहेगा। अभी जब आपने गांधी और का बात किया और सब चीज़ की लाए, तो 50 में एक संविधान बनाई गई थी, एक पुस्तक, जो जिसके आधार पर आज पूरे भारत का स्ट्रक्चर चल रहा है। आज हसबोले का मतलब कुछ दिन पहले का बयान था कि संविधान के धर्मनिरपेक्षता और ये जो आपको है समाजवाद, दो टर्म
हटाना चाहिए, हटा देना चाहिए, संविधान को ही बदल देना चाहिए। इस पर क्या लगता है आपको? थोड़ा-सा देखिए, हसबोले का और आरएसएस के लोगों का और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बस चले हुँ, हुँ, तो इस संविधान को वो ठंडे बस्ते में रख देंगे हुँ, हुँ, और दूसरे ढंग का संविधान बनाएंगे जिसमें बहुत मनुस्मृति की जो अ, उसके जो वाक्यांश हैं, उसके जो ये हैं, उसको भी उसमें डालेंगे। पूरा मनुस्मृति को तो संविधान नहीं बना सकते, हुँ, हुँ। लेकिन वो बनाएंगे। अ, बस चले तो हिंदू राष्ट्र भी घोषित करेंगे। वो तो अक्सर बोलते रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता को बात खत्म करेंगे। देखिए, ये जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात है, ओरिजिनल संविधान में नहीं था। जिस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन अंबेडकर थे, उसमें तो कई धारा के लोग थे और वह भी एक कंप्रोमाइज डॉक्यूमेंट है। हुँ, तो उसमें नहीं था, लेकिन अ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात थी। सब धर्म के लोगों को अ, आस्था रखने की बात थी। तो कई बात थी जिसका लबो-लुबाब माने था कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। शब्द वह जो है, वह 1975 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थीं, उस समय वो जोड़ा गया है, ये सही बात है। जो धर्मनिरपेक्षता तो अनुवाद नहीं करते हैं, सेक्युलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद वो पंथ निरपेक्षता करते हैं और उसके बाद समाजवाद शब्द। तो समाजवाद जोड़ देने से तो समाजवाद नहीं हो गया, तो पूंजीवाद ही है। तो लेकिन ये शब्द है, उससे उनको परहेज है। समाजवाद कहने से उनको लगता है आरएसएस के लोगों को कि इसमें गरीबों की बात की जा रही है, बराबरी की बात की जा रही है, तो उससे वो घबराते हैं। वो गैर बराबरी वाला समाज चाहते हैं और गैर बराबरी वाली जाति व्यवस्था चाहते हैं। राजा प्रजा टाइप का, हाँ, वो चाहते हैं। गुलाम मालिक। हाँ, तो वो प्रजा वाला व्यवस्था चाहते हैं। नागरिक और प्रजा में अंतर है। तो ये जो नागरिक में जो बराबरी का जो अधिकार होता है, वो तो वो नहीं, उनका सोच है। तो इसलिए उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात रख देने से, समाजवाद की बात रख देने से भी जो शासन व्यवस्था है, वो बड़ी पूंजी के हित में ही चल रही है। इसलिए उससे यह हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि वो हो जाएगा तो पूरा माने गरीब के पक्ष में, लेकिन उसको भी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। आप सीपीआईएमएल से जुड़े हुए हैं, लीडर हैं उसके। सीपीआईएमएल के संस्थापक महासचिव थे चारू मजूमदार। 57 साल पहले उन्होंने घोषणा किया था इसी परिस्थिति में कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, सशस्त्र क्रांति का निर्माण करेंगे। आज 57 साल के बाद जो इस स्थिति को चारू मजूमदार देख पा रहे थे आपको 69 में, 67 में, आज ठीक आज भी वही स्थिति है। अब तो उससे ही बदतर स्थिति है, जहाँ पर कि आपको चुनाव आयोग बिका हुआ है, आपका सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, सीबीआई, ईडी, पुलिस विभाग, यहाँ तक कि बड़े-बड़े आईएएस अफ़सर और सेना के भी हिस्सों में आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, वो सभी बिके हुए हैं भाजपा के पक्ष में। क्या आपको लगता है कि आज के माहौल में चुनाव बहिष्कार का स्लोगन देना सही रहेगा मजूमदार के अनुसार? देखिए, यह बात सही है कि सीपीआईएमएल जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1969 को हुई और 1 मई 1969 को कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में कॉमरेड कानू सन्याल ने जिसकी घोषणा की पार्टी की, और उस बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड चारू मजूमदार कर रहे थे और कॉमरेड चारू मजूमदार ही पार्टी के प्रथम महासचिव चुने गए थे। पार्टी ने पार्टी घोषणा के बाद कई नीतियां ली जो हम लोगों को लगता है आज देखने में या बहुत पहले से कि
वो नीतियां सही नहीं थी। न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन की बात उन्होंने की, नौजनवादी क्रांति की, सही थी। क्रांति का नेता मजदूर वर्ग होगा, सही निर्णय था। किसान मुख्य शक्ति होंगे, सही निर्णय था। ठीक है, हम इसमें आएंगे। हम क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि चुनाव बहिष्कार का स्लोगन सही नहीं था, या जो भी था आपका, आज भी सही नहीं मान रहे हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले पश्चिम बंगाल के सटा हुआ पूर्वी बांग्लादेश में आज की ही जैसी स्थिति बनी हुई थी। वहाँ भी चुनाव आयोग बिका हुआ था, शेख हसीना के हसीना, हाँ, साथ में। और राष्ट्रपति बिका हुआ था, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ था, तमाम संस्थाएं बिकी हुई थी। वहाँ की पार्टियों ने चुनाव बहिष्कार का स्लोगन दिया। मतलब चारों मजूमदार का जो नारा था वो बांग्लादेश में गूंजा, भारत में क्यों नहीं गूंज रहा है? देखिए, इस जो अभी आपने प्रश्न किया उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले जो पहला प्रश्न था उसको एक लॉजिकल एंड पर ले जाएं, फिर इसका जवाब देंगे। तो मैं कह रहा था कि अ, उस समय जो चुनाव बहिष्कार का ही सिर्फ नारा नहीं दिया गया था, सीपीआई-एमएल ने जन संगठन नहीं बनाने का भी नारा दिया था। मजदूर किसान संगठन नहीं बनाएंगे और गुरिल्ला वारफेयर को, गुरिल्ला जन युद्ध को, संघर्ष का सिर्फ उच्चतम, सफाया अभियान का। और सफाया, लाइन ऑफ एनिहिलेशन, ये सब था। और इससे अ, अंततः पार्टी जनता से थोड़ी अलग थलग भी हुई और भयंकर दमन का शिकार होना पड़ा आंदोलन को, और पार्टी में विभाजन हुआ। खुद कॉमरेड चारू मजूमदार को कलकत्ता के लाल बाजार थाना में 28 जुलाई 1972 को उनकी हत्या कर दी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर पर थे, दमा के पेशेंट थे, उनकी हत्या कर दी गई। आंदोलन ने काफी दमन झेला है। सिर्फ 10 साल की अवधि में 1967 से 1977 के बीच हमारे 40 से 50 हजार लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। जेल में भी सेल में बंद कर दिया गया, डंडा बेरी लगा दिया गया सैकड़ों हजारों लोगों को। 4 से 5 हजार तक हमारे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को की हत्या कर दी। नहीं, मैं थोड़ा सुधार दूं आपको। मैंने एक डॉक्यूमेंट में पढ़ा था कि 70 और 71 के बीच में 20,000 बंगाली युवाओं की हत्या की गई थी। तो खैर संख्या पर ये हो सकता है। उसमें जो सिद्धार्थ शंकर राय की सरकार बनी 1972 में, तो सिर्फ नक्सलवादियों पर या कम्युनिस्ट क्रांतिकारी युवाओं पर और उसके कार्यकर्ताओं पर ही उन्होंने हमला नहीं किया, सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर भी हमला किया। जो भी उनके विरोध में था वो एक फासिस्ट दमन चलाया बंगाल में, पूरे देश में भी चलाया, और बाद में तो बुर्जुआ अपोजिशन पर भी चलाया। जब इमरजेंसी में उन्होंने 25-26 जून की दरमियानी रात इमरजेंसी डिक्लेयर किया तो हम पर तो सड़सठ से चल रहा था। और उसमें जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई, चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीस और दूसरे नेताओं को भी गिरफ्तार किया। तो यह रहा है। तो चुनाव बहिष्कार हम करते हैं, लेनिन ने किया था। ऐसा नहीं है कि लेनिन ने चुनाव बहिष्कार किया, चुनाव में भाग लिया। अगर जनता संघर्ष के दूसरे रूप को बड़े पैमाने पर अख्तियार करने के लिए तैयार हो, क्रांतिकारी परिस्थिति हो और लोग विद्रोह करने के लिए तैयार है, उस समय वाजिब है बैकाट का नारा। वह स्थिति रहेगी। आप बांग्लादेश से कर रहे हैं तो बांग्लादेश में एक स्थिति पैदा हुई, वो एक पक्ष है। बांग्लादेश का चूंकि विषय नहीं है कि बांग्लादेश के आंदोलन का अभी जो आधुनिक इतिहास में जो हुआ है और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, तो उसमें जनवादी और प्रदर्शनिक और बुर्जुआ अपोजिशन भी था, जो और जमाते इस्लामी के लोग भी थे और मिलिट्री का भी एक हिस्सा था, इसलिए उसका एक अलग विश्लेषण का है। लेकिन
सिद्धांत रूप में मानिए कि सामान्य परिस्थिति में जब जनता को इस्तेमाल करने का मौका है तो इस्तेमाल करना चाहिए। खुद नक्सलवाड़ी में 24-25 मई को 24 को जो विद्रोह हुआ और इसमें पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हुई और राज्य मशीनरी के अंग को धता बताया गया, और बाद में 25 मई को कार्यकर्ताओं पर हुई जिसमें हमारे कई महिला साथी शहीद हुए। तो उसके पहले जो मार्च में चुनाव हुआ था 67 में, तो नक्सलवाड़ी में उस समय तो CPI-M पार्टी में भी थे, पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो इसमें चुनाव बहिष्कार अपने आप में कोई क्रांतिकारी हो जाता है ऐसा बात नहीं है, यह निर्भर करेगा परिस्थिति पर। हम चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं, चुनाव में भाग भी ले सकते हैं, और जनता से जो चीज हमको अलग थलग कर दे और राज्य मशीनरी को दमन करने का मौका मिल जाए, वो हम नहीं करेंगे, वो हम कतई नहीं करेंगे, जिससे हम आइसोलेट हो जाए। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि अभी भी आप चुनाव में प्रक्रिया में कहीं कहीं मौका देख रहे हैं, लीगल पर्सपेक्टिव जिस वजह से आप इसको हल कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, आप ये देख पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि चुनाव का इस्तेमाल करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि चुनाव के दौरान भी हमको मिलता है प्रचार प्रसार का मौका, करना चाहिए। हम यह भी देख रहे हैं कि CPI CPM और लिबरेशन के लोग जो महागठबंधन में गए हैं वो गलत कर रहे हैं, पूरी तरह गलत कर रहे हैं। वो कम्युनिस्टों का जो इंडिपेंडेंट असर्शन का लाइन है, स्वतंत्र दावेदारी का लाइन है लेनिन का, उससे विचलित हो गए हैं और वो दक्षिणपंथी भटकाव है। चुनाव में भाग लेने का मतलब पार्लियामेंट्री कैटिनिज्म नहीं होता है। हम पार्लियामेंट्री कैटिनिज्म का, हम संसदीय भटकाव का, संसदीय अवसरवादी भटकाव के विरोध में है, और हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बीच अपना प्रचार करने के लिए। और हम यह भी जानते हैं कि चुनाव से जो विरक्ति एक क्रांतिकारी खेमे में कई जगह है, उसके पीछे यह भी है कि बहुत सारे जो मुखिया सरपंच वामपंथी दलों के टिकट पर लड़ते हैं, उनके सहयोग से जीतते हैं, उसके बाद तो वो नियंत्रण में नहीं रहते हैं। अभी राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हर मुखिया को दिया कि उनके माध्यम से 1.5 करोड़ का, अब तो कई पंचायत में 5 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन होता है, और वो मुखिया का जो 10% बनता है वो पूरे कार्यकाल में जो 5 करोड़ कमाते हैं तो वो उनका हो जाता है। तो यह जो है MLA MP का कहने ही क्या, मिनिस्टर हो गए तो, और तो इसको तो आपको करना पड़ेगा। जब हम सरपंच और मुखिया को नहीं संभाल पा रहे हैं, जब हम MLA MP को नहीं संभाल पाएंगे, तो राज मिलेगा तो हम लोग कैसे संभाल पाएंगे? तो राज भी चला जाएगा। तब तो क्रांति क्यों करेंगे? इतना मेहनत करेंगे, इतनी कुर्बानी करेंगे और क्रांति बिला जाएगी। चीन और रूस में कैपिटलिस्ट रेस्टोरेशन हो गया, तो उससे हम सबक लेंगे। जैसे पेरिस कम्यून से, पेरिस कम्यून में तो 73 दिन तक मजदूर वर्ग का शासन रहा, 72 दिन। हाँ 72 दिन, और उसके बाद जो थियर को तो पेरिस छोड़ के भागना पड़ा, 40,000 मजदूर को गोली से उड़ा दिया गया हाँ, था। लेकिन उसके बाद जब उनकी ताकत हुई और 40,000 मजदूरों को उन्होंने गोली से उड़ाया और पेरिस पर कब्जा किया, तो उससे सबक रूस में हमने लिया, बोल्शेविक पार्टी ने लिया, बोल्शेविकों ने लिया, और लेनिन के नेतृत्व में वो जो 7 नवंबर 1917 वाली क्रांति हुई। अब है कि रूस और चीन का अनुभव से हमको करना पड़ेगा, और उम्दा किस्म का करना पड़ेगा क्रांति। हम नकल नहीं करेंगे रूस और चीन का, हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा, और हम हिंदुस्तान की जमीनी हालात को समझते हुए हम करेंगे। और उसमें हमको जो लगता है, हमको व्यक्तिगत लगता है, हमें, मेरा सीधे सीधे पार्टी का माने ये नहीं है, ब्रॉडली हम बोलते हैं कि हम लोग प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार करेंगे, ब्रॉडली हमारा है, और उसका बहुत व्यापक संदर्भ है। लेकिन चीन का नकल नहीं करेंगे, ये पार्टी की समझ है, और रूस का भी नकल नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान, और CM का नकल भी नहीं करेंगे, साला मुझे मजूमदार का। हाँ एकदम किसी का नकल नहीं करेंगे, और बिना कोई उस योग्यता के पहुंचे हुए ऑथोरिटी की भी बात नहीं करेंगे। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, एंगल्स को कहते हैं तो उनका योगदान है। आज भी उनकी रचनाएं पढ़ने पर जब बार बार पढ़िएगा तो लगता है कि कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर उस स्तर का, ये नहीं है कि
प्रतिभाशाली और महामनीषी पैदा करना सृष्टि ने छोड़ दिया, मानव जाति ने छोड़ दिया, होगा तब उसको मानेंगे। ऐसे ही आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो गए तो महान हो गए, आप हैं सेंट्रल कमेटी के सेक्रेटरी, तो आपको जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं, लेकिन उसके कारण आप महान हो गए, ये नहीं है। तो और ठीक है। दूसरा है कि कम्युनिस्ट पार्टी में एक बार आ गए तो सब दुर्गुण छोड़ दिए, ये भी हम नहीं मानते। नहीं वो तो ठीक है और सब चीज़ चलेगा, लेकिन अभी का जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें आप ये मान रहे हैं कि मौजूदा हालात में चुनाव बायकॉट नहीं करेंगे, आप चुनाव के माध्यम से में भाग लेंगे और चुनाव के जरिए इस जो कुछ भी समस्याएं हैं इस मौजूदा हालात में आप एक संभावनाएं ढूंढेंगे, राइट? नहीं, चुनाव का इस्तेमाल करेंगे, संसदीय संघर्ष का यह मौका मिला है, विधानसभा लोकसभा में जाके उनका भंडाफोड़ करेंगे, पूंजीपति वर्ग का, बड़ा पूंजीपति वर्ग का भंडाफोड़ करेंगे, वो तो एक राजनीति है। रिस्क लेके भंडाफोड़ करेंगे और इसकी सीमा को जनता को समझाएंगे। और अगर यहाँ इनकलाब होना है, मेरी समझ से होना है, तो वो गैर संसदीय संघर्षों को वरीयता देकर, उनको प्रमुखता देकर, उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करके ही यहाँ जनता की लड़ाई आगे बढ़ेगी और अपने मुकाम पर पहुंचेगी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने कहा है। आपका हम बहुत लंबा समय हो गया है, लगभग 1 घंटे से अधिक हो गया है। हम अपनी जो है यहाँ पे बात ख़त्म करेंगे और इन्होंने जो महत्वपूर्ण चीज़ कहा है, इनकी अंतिम पंक्ति है, आप सुन लेंगे दोबारा करके, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि चुनाव में अभी जो चुनाव आयोग ने जो नया खेल खेलने का शुरुआत किया है और जिस तरह से नौटंकी का एक नया आयाम पैदा किया है, चुनाव आयोग तो बिक ही गया है, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, इसके जज तो रोज़ नरेंद्र मोदी का कस्में खा करके ही सुबह उठते हैं और शाम को सोते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी मतलब पार्टी कहीं न कहीं सोच रही है कि जो भी कुछ लीगल संभावनाएँ दिख रही है, उन संभावनाओं के तैयार खोजते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाएगी, करेगी और चुनाव में कहीं न कहीं भाग लेंगे और चीज़ों को भंडाफोड़ करेंगे। ये था ये चीज़ इनका विचार था। नंदकिशोर जी आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने चीज़ों को रखा और हमारे दर्शक भी चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद। जी, तो आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर आप अगर आर्थिक सहयोग देना चाहें अगर, तो थैंक्स का बटन है, आप उसको भी दे कर के आप सहयोग कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर के जॉइन बटन पर क्लिक करके आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। इससे हमारे काम करने में थोड़ी सहूलियतें होगी, आर्थिक अवस्था चलती रहती है, आप देख ही सकते हैं। तो इसके साथ ही हम बात ख़त्म करते हैं और चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन मुद्दों पर जो बातचीत चली है सीपीआईएमएल के केंद्रीय कमेटी सदस्य नंदकिशोर जी के साथ, उसको आप क्या महसूस कर रहे हैं, उस पर कमेंट कीजिए, लिखिए। नमस्कार, शुक्रिया आपका।